गाइस, ये कहानी है सोमा नाम के एक शेफ की जो अपने लाइफ में तोत्सुकी नाम के इस एकेडमी को बीट करना चाहता है, लेकिन उसकी क्रश एरिना नाकारी इस एकेडमी के पहले लेवल पर ही उसे फेल कर देती है। तो क्या इसके बावजूद सोमा अपने पार्टनर मेगुमी के साथ इस एकेडमी को बीट कर पाएगा? कहानी की शुरुआत में सोमा अपने डैड के साथ फूड बैटल कर रहा होता है और मायू को यहाँ का जज बनाया गया है। अब मायू को ये दोनों खाने ही बहुत ही पसंद आते हैं, लेकिन वो सोमा के डैड को विनर घोषित कर देते हैं और डैड कहते हैं कि इसको मिलाकर हम 500 बार ही अपने डैड से हार चुके हैं। अब सोमा यहाँ पर बहुत ही निराश हो जाता है, लेकिन कहता है कि आज उसने एक स्पेशल सॉस का यूज करके नए डिश को बनाया है जिसे वो ट्राई करवाना चाहता है, लेकिन ये असल में उसका एक एक्सपेरिमेंट का खाना है। और इसे खाने के बाद मायू को ऐसा लगता है कि किसी जायंट स्क्विड ने उसके पूरे शरीर को जकड़ लिया है, जिसके बाद मियू एक ट्रॉमा में चली जाती है। लेकिन सोमा के डैड कहते हैं कि इससे पहले मैंने जो एक्सपेरिमेंट को किया था वो तो इससे भी बेकार था। लेकिन सोमा कहता है मजाक कर रहे हो क्या, मेरा खाना आपसे ज्यादा बेकार होता है। अब रात में युकिहिरो नाम के इस फैमिली रेस्टोरेंट को हम लोग चलाने लगते हैं और इन सभी लोगों को हमारा खाना सबसे बेस्ट लगता है। और तभी सोमा सोचता है कि उसे किसी तरीके से अगली बार अपने डैड को हराना है, जिसके बाद वो इस पूरे रेस्टोरेंट का मालिक बन जाएगा। लेकिन तभी यहाँ पर कुछ डीलर्स पहुँच जाते हैं और कहते हैं आजकल के छोटे मोटे बिजनेस को चलाना बहुत ही मुश्किल होता होगा, तो तुम लोग इस जगह को हमें दे सकते हो, जिसके बाद यहाँ पर एक 5 स्टार होटल बनाया जाएगा। लेकिन सोमा कहता है कि हमारा बिजनेस एकदम टॉप क्लास चल रहा है और हमारे बिजनेस में कभी भी खाने की कमी नहीं होती है। और तभी डीलर पूछती है अगर मैं यहाँ पर खाना खाने के लिए आती हूँ लेकिन मुझे खाना नहीं मिलता है तो क्या होगा? अगर ऐसा हुआ तो हमारे रेस्टोरेंट को बंद कर दिया जाएगा। जिसके बाद वो डीलर यहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन स्कूल से आते वक्त सोमा के डैड उसे कॉल कर लेते हैं और कहते हैं कि वो एक जरूरी काम में फंस चुके हैं, जिस वजह से आज रेस्टोरेंट को सोमा को अकेले ही खोलना पड़ेगा। अब सोमा को ये चीज बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसके डैड कभी भी रेस्टोरेंट को मिस नहीं करते हैं। लेकिन रेस्टोरेंट में आने के बाद सोमा देखता है कि रेस्टोरेंट के सारे खाने को उलट पुलट कर दिया गया है और उनके रेस्टोरेंट के नाम के ऊपर भी किसी ने पेंट कर दिया है। और तभी यहाँ पर वो डीलर भी पहुँच जाती है और कहती है आज तो मुझे मीट खाने का बहुत मन कर रहा है और ये मत कहना कि तुम्हारा मीट खत्म हो गया है, क्योंकि रात में तुमने जो प्रॉमिस किया था वो तुम्हें याद है ना। लेकिन सोमा कहता है कि आपको डिलीशियस मीट चाहिए ना, तो इसके लिए आपको थोड़ी देर तो वेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर आग लगाकर प्याज, मशरूम, पोटैटो को अच्छे तरीके से काट लेते हैं। अब अनियन को फ्राई करके, पोटैटो को बॉईल करके और तभी सॉल्ट और कोरिएंडर को एक साथ मिक्स करके पोटैटो को स्मैश कर लेते हैं। अब हम वाइन के साथ बटर को मिक्स कर देते हैं और पोटैटो को ओवन में डाल देते हैं और बेक होने के बाद वाइन के साथ मिलाकर पोर्क रोस्ट को तैयार कर लेते हैं। और तभी वो डीलर कहती है कि तुम लोगों ने तो सारे सामानों को खराब कर दिया था, तो इसने यहाँ पर खाना कैसे बना लिया? लेकिन उन लोगों को भी समझ नहीं आता है कि ये चीज यहाँ पर कैसे पॉसिबल है। और तभी सोमा कहता है कि उसने इस डिश को पोर्क और पोटैटो को मिक्स करके बनाया है। तभी वो डीलर कहती है कि मैंने तुम्हें मीट बनाने के लिए कहा था, तो तुम मुझे पोटैटो खिलाकर स्कैम नहीं कर सकते। और वैसे भी मुझे 5 स्टार खाना ज्यादा पसंद आता है, तो उनके सामने तुम्हारा खाना तो बेकार है। लेकिन सोमा कहता है कि एक बार ही ट्राई करके तो देखो, शायद आपको पसंद आ जाएगा। और एक बाइट को लेने के साथ ही उन्हें ये खाना इतना पसंद आता है कि वो दूसरा कुछ कह ही नहीं पाती है। तभी सोमा कहता है कि पिछली बारी खाने को सर्व करते वक्त उसने नोटिस किया था कि मीट और पोटैटो को एक साथ रखने की वजह से उन लोगों ने अपने टेस्ट को शेयर कर लिया था और यहाँ पर उसने सेम आइडिया को यूज किया है। अनियन, मशरूम, पोटैटो को एक साथ पैक करने की वजह से उन सभी का टेस्ट पोटैटो में जा चुका है। दूसरी तरफ ये खाना डीलर को इतना पसंद आती है कि इसे खाने से अपने आप को रोक नहीं पाती है। लेकिन तभी सोमा इस खाने को लेकर यहाँ से जाने लगता है और कहता है अगर तुम्हें ये खाना वापस चाहिए तो तुम लोग को प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम लोग दोबारा मेरे रेस्टोरेंट में नहीं आने वाले। अब डीलर इस खाने को अपने आंखों के सामने से जाता नहीं देख पाती है, जिस वजह से वो इस प्रॉमिस को एक्सेप्ट कर लेती है। अब इस खाने की तरफ सब लोग ही बढ़ने लगते हैं और इसे खाकर उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग किसी फ्लेवर की दुनिया में आ चुके हैं और यहाँ के सारे फ्लेवर्स उनके शरीर के अंदर घुसने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, जिसके बाद उन सभी का काम तमाम हो जाता है। अब अगले दिन हम इस बोर्ड को यहाँ पर साफ कर रहे होते हैं और इतने में हमारे डैड यहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि कुछ टाइम के लिए हमें अपने शॉप को बंद करना पड़ेगा क्योंकि वो अपने पार्टनर के साथ काम करने वाला है और इस टाइम के दौरान वो हमें एक कुकिंग स्कूल में भेजने वाले हैं। अब सोमा को ये प्लान बहुत ही बेकार लगता है क्योंकि वो कुछ बुरे लोगों से फिर से खाना बनाना सीखना नहीं चाहता है। लेकिन स्कूल के सामने आकर देखता है कि कुछ लोग यहाँ पर रो रहे होते हैं क्योंकि उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया है और हम देखते हैं कि स्कूल असल में किसी राजा के महल की
तरह होता है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जो पहाड़ों के बीच में नहाते हुए मेडिटेट कर रही होती है, लेकिन तभी उसके सिर में एक मशीन आकर गिरता है और हमें पता चलता है कि एरिना को असल में एक खाने को टेस्ट करने की वजह से ऐसा फीलिंग हो रहा था और जिसने इस खाने को बनाया था उसे यहाँ से निकाल दिया जाता है, जिसके बाद एरिना को एक और खाना दिया जाता है और इसे खाकर उन्हें ऐसा फील होता है कि वो किसी हॉट स्प्रिंग में मौजूद है, लेकिन किसी गोरिल्ला के साथ, और कहती है कि मुझे पता है तुम लोग अपने बिजनेस को बड़ा करने चाहते हो जिसके लिए पैसों को बचाना जरूरी है, लेकिन ऐसा खाना अगर तुम कस्टमरों को देते हो तो तुम्हारा रेस्टोरेंट कभी नहीं चल सकता। जिसके बाद सब लोग यहाँ पर माफी मांगने लगते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि यहाँ पर सिर्फ इलाइट लोगों के बच्चे ही मौजूद होते हैं और डैड कहते हैं कि 1000 लोगों में से सिर्फ 10 लोगों को ही यहाँ पर पास होने का मौका मिलता है, बाकी लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ सोमा के डैड इस टाइम पर न्यूयॉर्क में मौजूद होते हैं और यहाँ पर सब लोग उन्हें जाने के लिए मना करते हैं क्योंकि इसके जाने के बाद उन्हें इतना डिलीशियस खाना खाने को नहीं मिलेगा और डैड कहते हैं कि तुम्हें मुझे बीट करने से पहले इस स्कूल को पास करना पड़ेगा। और तभी उनके रेस्टोरेंट में एक बुद्धा पहुंच जाते हैं और कहते हैं कि बाहर में जाइए, योगा वोगा, मुझे तो युकिहिरो का खाना खाना है। जिसके बाद योशिहाकी निकाइडो नाम के एक बंदे से हमारी मुलाकात हो जाती है और कहता है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद है वो सभी रेस्टोरेंट के बिजनेस से जुड़े हुए हैं और अगर आपको यहाँ का डिग्री मिल जाता है तो आपका रेस्टोरेंट टॉप क्लास में चला जाता है। और वो युकिहिरो से उसका बिजनेस पूछ लेता है। युकिहिरो कहता है कि उनका एक डाइनर का बिजनेस है, लेकिन इसे सुनकर निकाइडो कहता है कि तुम्हें मेरे पास बैठना नहीं चाहिए और क्या तुम्हें पता है टात्सुकी स्कूल सिर्फ उनके लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। और वो सोमा को लात मार के नीचे गिरा देता है, जिसके बाद सोमा उसके कॉलर को पकड़कर उसे उठाकर नीचे पटक देता है। लेकिन इसे देखकर सब लोग कहने लगते हैं आजकल के गरीब लोग भी ना कहीं पर भी मुंह उठा के चले आते हैं। और तभी हमें पता चलता है कि हमारा टेस्ट एरिना नाकारी लेने वाली है, जिसने कहानी की शुरुआत में 2 लोगों को फायर कर दिया था और कहती है कि तुम लोगों को एक की मदद से कुछ अच्छे डिश को बनाना पड़ेगा, लेकिन जिसका खाना मुझे पसंद नहीं आएगा उसे स्कूल से हमेशा के लिए बैन कर दिया जाएगा। और क्या खाना बनाने वाले हो इसे सोचने के लिए तुम लोगों के पास 1 मिनट का टाइम है। जिसे सुनकर सारे बच्चे यहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन सोमा निकाइडो को पकड़ लेता है और यहाँ पर भागने का रीजन पूछ लेता है। और निकाइडो कहता है कि एरिना बहुत ही खतरनाक लड़की है, उसने 3 साल की उम्र में अपने मॉम से कहा था कि तुम्हारा मिल्क तो बहुत ही बेकार है। जिसके बाद उसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट के खाने को टेस्ट करने के लिए बुलाया जाता है और अगर तुम्हारा खाना थोड़ा सा भी बुरा होता है तो वो तुम्हें फेल कर देगा और तुम्हारा लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। अब एरिना कहते हैं कि यहाँ पर सारे बच्चे लूजर्स है तो मुझे जाकर अपना खाना बना लेना चाहिए। और हिशा को कहती है कि उसे नाकरी का खाना बहुत ही पसंद है और उसे टेस्ट करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। और एरिना कहती है कि इसके बदले में सिर्फ तुम्हें मेरा होमवर्क कंप्लीट करना पड़ेगा। लेकिन तभी सोमा आकर कहता है कि वो तो बहुत ही परेशान हो रहा है क्योंकि उसे पता नहीं है कि उसे क्या बनाना चाहिए। लेकिन हिसा को कहते हैं कि दूर रहो निकारी से, तुम्हें पता है कि निकारी मिडिल स्कूल के टॉप 10 में से नंबर 1 पर आती है। लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि सोमा असल में एक डाइनर में काम करता है तो वो लोग समझ जाते हैं कि ये कभी भी नायरी का वैल्यू समझ नहीं पाएगा, ठीक जैसे एक डॉग डायमंड का वैल्यू नहीं समझ सकता है। लेकिन इसके बाद टाइम आता है हमारे खाना बनाने का। हम एग्स को तोड़ के उन्हें अच्छे तरीके से मिक्स कर लेते हैं, एक स्पेशल सूप को बनाने लगते हैं और प्याज को काट देते हैं। लेकिन नाकिरी ने इस दुनिया के सारे एग डिशेस को खा रखा है, तो सोमा ऐसा क्या बनाएगा जो नाकिरी को पसंद आ सकता है। और नाकिरी भी कहता है कि अगर तुम मेरे लिए खाना बना रहे हो तो वो बहुत ही स्पेशल होना चाहिए। और सोमा कहता है कि इसने फुरिका की राइस को बना लिया है। अब इसे सुनकर एरिना बहुत ही गुस्सा हो जाती है क्योंकि फुरिका की राइस जापान का सबसे कॉमन डिश है। और तभी हम देखते हैं कि एक और आदमी इन सारी चीजों को दरवाजे के पास से देख रहा होता है और सोमा कहता है कि ये कोई नॉर्मल डिश नहीं है, मैंने इसके साथ एक स्पेशल टेक्निक को यूज किया है। लेकिन ये खाना देखने में कुछ ज्यादा ही नॉर्मल होता है। और इसे देख नाकिरी यहाँ से जाने लगती है और कहती है कि मुझे खाने का गॉड कहा जाता है और हमेशा मुझे टॉप क्लास के डिशेस को खाने को मिलता है, तो इसे खाकर मैं अपने मुंह को गंदा नहीं कर सकता। और तभी सोमा इस बाउंसी डिश को राइस के साथ मिलाने लगता है, जिस वजह से वो एक पिघल कर राइस के साथ मिलने लगता है। और तभी ऐसा स्मेल आता है जैसे मानो चिकन को बनाया गया है और हम प्याज को देखकर इसे सर्व कर देते हैं और फाइनली नाकिरी से खाने के लिए राजी हो जाती है। और इसके पहले बाइट को लेने के बाद उन्हें ये खाना इतना पसंद आता है कि वो इसके टेस्ट के बारे में कुछ समझ ही नहीं पाती है। सोमा कहता है कि जेली को बनाने
बनाने के लिए उसने चिकन को बॉईल करके फ्रीज किया और क्यूब शेप में काट लिया, जिस वजह से इतना जूसी लग रहा है। और एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से कोई इसे खाने से अपने आप को रोक ही नहीं सकता है। लेकिन एरिना सोचती है कि अगर इस बेकार से लड़के को यहाँ पर पास करवा दिया गया तो उनके स्कूल का क्या ही इज्जत रह जाएगा। लेकिन वो इसे खाने से भी अपने आप को रोक नहीं पाती है और इसे खाकर उसे ऐसा फील होता है कि कई सारे एंजल्स मिलकर उसे फेदर की मदद से हंसाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद एरिना इस खाने को फेल घोषित कर देती है और एरिना मन में कहती है कि शायद तुम अच्छे खाने को बना सकते हो, लेकिन मेरे होते हुए इस स्कूल में आने का तुम्हें मौका नहीं दिया जाएगा। और तभी हम देखते हैं कि वही आदमी आकर सोमा के खाने को टेस्ट कर लेता है और उन्हें ये खाना बहुत ही पसंद आता है। दूसरी तरफ टेस्ट में फेल होने की वजह से सोमा डिप्रेशन में जा चुका है। जिसके बाद हम गांव के बीच में मेगुमी नाम के एक लड़की को देखते हैं और यहाँ पर कई सारे लोग उसे छोड़ने के लिए आए हैं क्योंकि वो हमारे स्कूल में ज्वाइन करने वाली है। और उसकी मॉम उसे एक लकी चार्म भी दे देती है ताकि वो अपना ख्याल रख सके। लेकिन इस स्कूल में आने के बाद उसका रिजल्ट इतना खराब होता है कि वो किसी तरीके से बस इस स्कूल में ज्वाइन हो पाती है और सोचती है कि शायद स्कूल के पहले दिन ही उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। और तभी स्कूल के असेंबली के दौरान एरिना नाकारी को यहाँ पर भाषण देने के लिए बुलाया जाता है और कई सारे बच्चों का एरिना क्रश होती है। जिसके बाद एकेडमी डायरेक्टर शिंजेमोन नाकारी को यहाँ पर बुलाया जाता है, जिसे देख सबकी फट जाती है क्योंकि इन्हें फूड माफिया भी कहा जाता है। और हमें पता चलता है कि इन सारे स्टूडेंट्स को 3 सालों तक रेस्टोरेंट को मैनेज करना, फूड को कल्टीवेट करना, अलग डिशेस को आपस में मिक्स करना और सारी चीजों को यहाँ पर सिखाया गया है। लेकिन इसके बावजूद 99% लोगों को यहाँ से निकाल दिया जाएगा और इसके टॉप तक सिर्फ वही जा सकता है जो कुछ अलग करने का दम रखता है। और उनके स्पीच के खत्म होने के बाद एक ट्रांसफर स्टूडेंट को यहाँ पर बुलाया जाता है और वो लड़का कहता है कि मेरा नाम सोमायुकी हीरा है, आप सबसे मिलकर अच्छा लगा, लेकिन आपको शायद पता नहीं होगा लेकिन इसका नंबर 1 का स्पॉट मेरे लिए ही रखा गया है। जिसे सुनकर सब लोग उसकी तरफ चीजों को फेंकने लगते हैं और सब लोग बहुत ही गुस्सा होते हैं। जिसके बाद हमारी मुलाकात एरिना से हो जाती है और वो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैंने तो तुम्हें रिजेक्ट कर दिया था। और तभी सोमा अपने पेपर को दिखा देता है जहाँ पर उसे पास किया गया है। लेकिन नाकारी कहती है कि यहाँ पर जितने भी बच्चे मौजूद है उन सभी को 3 सालों का ट्रेनिंग दिया गया है और मुझे नहीं लगता कि तुम यहाँ पर टिक पाओगे, तो तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन सोमा कहता है कि मेरा जब उम्र सिर्फ 3 साल था तभी से मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया है और मैं पिछले 15 सालों से खाना बना रहा हूँ, तो मेरे हारने का तो कोई चांस ही नहीं है। और शिंजेमोन नाकारी इन सारी चीजों को पास ही में सुन रहे होते हैं। अब मेगुमी यहाँ पर ट्रॉमे में होती है क्योंकि उसे लास्ट वार्निंग मिल चुका है। लेकिन तभी वो अपने फैमिली मेंबर्स के बारे में सोचने लगती है और कहती है कि किसी तरीके से उसे इस एग्जाम को पास करना ही पड़ेगा। लेकिन तभी वो शॉक हो जाती है क्योंकि सोमा को उसके पहले टेस्ट का पार्टनर बनाया गया है। और सोमा की तरफ देख सब लोग बहुत ही गुस्से में होते हैं, जिसे देख मेगुमी अपने दिमाग का कंट्रोल खो बैठती है। और सोमा कहता है कि ये स्कूल तो इलाइट लोगों के लिए है, तो तुम्हें यहाँ पर एडमिशन कैसे मिल गया। लेकिन ये बात सोमा के सीधा दिल पे जाके लगता है। दूसरी तरफ सब लोग कहते हैं कि ये ट्रांसफर स्टूडेंट कुछ ज्यादा ही बकबक कर रहा है। और तभी हमारे फ्रेंच टीचर चिपोले पहुँच जाते हैं और वो बोर्ड में बर्फ बग्रेगनन नाम के एक डिश के रेसिपी को लिख देते हैं, जिसे अब हमें बनाना पड़ेगा और जिसे भी स्टेज में ए मिलेगा सिर्फ उसे ही पास किया जाएगा। और इसके पिछले क्लास में चिपोले ने 50 के 50 बच्चों को फेल कर दिया था। अब मेगुमी यहाँ पर और भी परेशान हो जाती है क्योंकि वो किसी भी तरीके से पास नहीं कर सकती है। अब मैच स्टार्ट हो जाता है लेकिन मेगुमी और भी परेशान हो जाती है क्योंकि सोमा ने इस खाने के नाम को पहली बार सुना है और वो इसके रेसिपी को देखने के लिए पहुँच जाता है। अब मेगुमी अपने पूरे फोकस के साथ खाने को बनाने लगती है, लेकिन इसे देख पास ही के 2 लड़के चलने लगते हैं और वो लोग यहाँ पर एक प्लान को बना लेते हैं। अब सोमा के आने के साथ ही उसे यहाँ पर थोड़ा सा शक हो जाता है और वो देखता है कि उनके खाने के अंदर बहुत ज्यादा सॉल्ट को मिला दिया गया है और इस चीज को चैपल भी नोटिस कर लेते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 30 मिनट बचा हुआ है और इतने टाइम में इस मीट को सीजन नहीं किया जा सकता। और मेगुमी सोचती है कि इसके बाद शायद उसे अपने घर वापस ही चले जाना चाहिए। लेकिन अब टाइम आता है हमारे खाना बनाने का। इसमें हम एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट को मिलाने वाले हैं। गार्लिक तो इसमें जरूरी है और सॉल्ट, पेपर और गार्लिक को मिलाने के साथ बाकी चीजों को भी हम तैयार कर लेते हैं, जिसके साथ ही हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो जाता है। लेकिन वो लोग सोचते हैं कि इतने कम टाइम के अंदर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकता है। और चिपल देखते हैं कि खाना प्रॉपर तरीके से ही टेंडर हुआ है और कहते हैं कि थोड़े टाइम पहले
पहले ही तुम लोगों ने कुछ गड़बड़ कर दिया था, तो तुम्हारा खाना टाइम पे कैसे तैयार हो गया? सोमा कहता है कि बचपन में उसने पढ़ा था कि पाइनएप्पल को भी टिंडर करने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन बचपन में उसे बाहर जाने का परमिशन नहीं था, जिस वजह से उसने घर के सारे सामानों को ही ट्राई किया था और उसने नोटिस किया था कि हनी सबसे तेज तरीके से टिंडर कर लेता है। अब इसे ट्राई करने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो लोग किसी शहद के दुनिया में आ चुके हैं, जहाँ पर ढेर सारे मधुमक्खियाँ उनके शरीर के ऊपर शहद डालने की कोशिश कर रहे हैं और प्रोफेसर चिपेल को भी ऐसा ही सेम फीलिंग होता है और सब लोग इसे देखकर शॉक होते हैं, क्योंकि चिपेल पहली बार अपने लाइफ में स्माइल कर रहे थे और वो सोमा और मेगुमी को बेस्ट रैंक देकर यहाँ से पास करवा देते हैं। दूसरी तरफ जिन बच्चों ने हमारे खाने में सॉल्ट को मिला दिया था, वो लोग गलती से अपने खाने को जला देते हैं, जिस वजह से यहाँ पर फेल हो जाते हैं और तभी मेगुमी हमारे पास आकर कहती है कि उन्हें हमारा खाना बहुत ही पसंद आया है और वो दोबारा भी हमारे खाने को टेस्ट करना चाहती है, लेकिन इस बार वो मेगुमी को अपने एक्सपेरिमेंट का खाना खिला देता है, जिससे उसे ऐसा लगता है कि हनी में डूबे हुए एक स्क्विड ने उसे जकड़ कर रखा है और सोमा कहता है कि ऐसे कई सारे खाने हैं जिन्हें वो ट्राई करवाना चाहता है। दूसरी तरफ हिसाको एरिना के पास जाकर कहती है आज स्कूल में सोमा युकी हीरा को सबसे बेस्ट रैंक मिला है, लेकिन सोमा कहती है कि उस लूजर लड़के का नाम मेरे सामने मत लेना, क्योंकि कुछ ही टाइम में उसे यहाँ से निकाल दिया जाएगा। अब हम देखते हैं कि पहाड़ और जंगलों के बीच में से सोमा अपने रूम में जा रहा होता है और यहाँ का हर एक होटल किसी 5 स्टार रेस्टोरेंट की तरह लग रहा होता है, तो हमारा रूम भी शायद ऐसा ही होगा। लेकिन हम देखते हैं कि हमारा जो रूम होता है वो किसी खंडर की तरह लग रहा होता है और रूम में घुसकर देखते हैं कि एक लड़की कई सारे जानवरों का पीछा कर रही होती है और कुछ बच्चों का आपस में फाइट चल रहा होता है और एक रूम में से तो कई सारा स्मोक आने लगता है और तभी हमारी मुलाकात यहाँ के सुपरवाइजर फूमियो डोमाइडो से हो जाती है और फूमियो कहते हैं कि रूल्स के हिसाब से अब हमें यहाँ पर खाना बनाना पड़ेगा, लेकिन हमें ऐसे किसी रूल के बारे में पता नहीं होता है, क्योंकि जिस पेपर में रूल को लिखा गया था उसी पेपर को हमने रास्ते में घुमा दिया था और रूल्स के हिसाब से यहाँ पर आने के साथ ही हमारा पहला काम खाना बनाना होता है और इसका सामान हमें खुद ही लाना पड़ता है और अगर सुपरवाइजर को हमारा खाना पसंद आता है तभी हमें इसके अंदर घुसने दिया जाता है और इंग्रेडिएंट्स के ना होने की वजह से अब हमें कैसल के बाहर ही सोना पड़ेगा। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ बचा हुआ खाना पड़ा हुआ है। यहाँ पर राइस, ब्रेड क्रम्ब और फ्रिज में एग्स मौजूद है और कुछ वेजिटेबल्स और सारे स्पाइसेस यहाँ पर मौजूद है और सोमा कहता है कि इनकी मदद से वो अपने खाने को तैयार कर लेगा। फूमियो कहती है कि उन्होंने अपने लाइफ में कई सारे डिशेस को खा रखा है, लेकिन उन्हें ये नहीं लगता कि हमसे खाना भी बन पाएगा। हम कैबेजेस को काट कर एग को तैयार कर लेते हैं और इन्हें थोड़ा सा फ्राई करके सूप को बनने के लिए देते हैं। अब इस एग, ब्रेड क्रम्ब और प्याज को एक साथ मिक्स करके सॉल्ट पेपर को मिला के कुछ और नॉर्मल चीजों का यूज करके फ्राई करने के बाद हमारा मैक्रो बर्गर बन चुका है और फूमियो सोचती है कि सिर्फ इन बेकार के चीजों के साथ कोई खाना कैसे बना सकता है, लेकिन इसे ट्राई करने के बाद उनके पूरे शरीर में बिजलियाँ दौड़ने लगते हैं और स्पेशल सूप को खाकर उन्हें समुद्रों की याद आने लगती है और कहती है कि हमारे पास तो फिश नहीं है, तो यहाँ पर फिश का टेस्ट कैसे आ रहा है। आपको याद होगा कि शुरुआत से ही हमारे मुंह पे एक स्क्विड का टुकड़ा मौजूद था और उसी को बॉईल करने की वजह से यहाँ पर ऐसा टेस्ट आ पाया है। अब इन सारे चीजों को खाने के बाद फूमियो को अपने बचपन के दिनों याद आने लगते हैं, जहाँ पर फूमियो अपने बॉयफ्रेंड के साथ समुद्र किनारे बैठी हुई होती है और फूमियो कहती है कि क्या तुम मेरे साथ वो करना नहीं चाहते, लेकिन हम दोनों तो यहाँ पर इसीलिए आए थे ना। लेकिन वो रियल लाइफ में सोमा को किस करने के लिए जाती है, जिसके बाद हमें यहाँ पर रहने का परमिशन दे दिया जाता है और फूमियो सोचती है कि इस साल कुछ इंटरेस्टिंग कंटेस्टेंट आए हुए हैं। दूसरी तरफ मेगुमी बात में नहा रही होती है और वो हमारे हरकतों को याद कर फिर से ट्रॉमा में जा रही होती है, लेकिन तभी सोमा उसी के बात में पहुंच जाता है। अब ये हमारा पहला रात होता है जब हम अपने डैड और दुकान के बगैर सो रहे हैं और ये जगह बहुत ही शांत लग रहा होता है, लेकिन तभी छत से एक बंदा आ जाता है और हमें एक रूम में इनवाइट कर लेता है। इस रूम में कई सारे अलग अलग बंदे होते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं, लेकिन जिसका ये रूम होता है वो बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड होता है। लेकिन मेगुमी बहुत ही एम्बैरेस होती है क्योंकि उसके मॉम ने उससे कहा था कि शादी से पहले किसी को भी अपना शरीर नहीं दिखाना चाहिए और तभी सासाकी हमें एक अजीब तरीके के ड्रिंक को पिलाने लगती है और सातो और आओकी हमारे लिए खाना लेने के लिए जाता है और तभी ये सब लोग काउंसिल टॉप 10 के बारे में बात कर रहे होते हैं, लेकिन सोमा को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता है। तो उसकी
काउंसिल में 10 हाईएस्ट रैंक के मेंबर्स मौजूद होते हैं और ये स्टेज सीधा डायरेक्टर के नीचे आता है, जिसका मतलब है कि ये सब लोग मिलकर किसी भी रूल को क्रिएट कर सकते हैं और सारे टीचर्स को भी इन रूल को फॉलो करना पड़ेगा। अब इस बंदे का नाम है सातोशी इचकी, जो कि सारे लोगों के लिए खाना लेकर पहुंच जाता है, और इसका नाम है शिन इबुसाकी, जो कि बाद में एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनने वाला है। और तभी इचकी कहता है कि हम सब लोग यहाँ पर दोस्त हैं, हम सभी को एक साथ रहना चाहिए क्योंकि कोई किसी का दुश्मन नहीं है, और कहता है कि उसे रात में सभी को कॉल करने में मजा आता है। और मेगुमी सोचती है कि क्या ये मुझे रात में परेशान करने का सोच रहा है। जिसके बाद सब लोग मिलकर जूस को पीने लगते हैं और ऐसा बिहेव करने लगता है जैसे उन्हें चढ़ गई है। अब इबुसाकी कुछ खाने के चीजों को लेकर पहुँच जाता है और आओकी अपने फ्राइड वेजिटेबल्स को लेकर पहुँच जाता है, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट होता है। लेकिन सातो कहता है कि इससे पहले मैंने जिस खाने को बनाया था वो तो इससे ज्यादा अच्छा था, जिसको लेकर वो दोनों फाइट करने लगते हैं। तभी युकी कहती है कि हम सब तो फ्रेंड है ना, तो मुझे पता है कि इस टाइम पर तुम्हें क्या खिलाना चाहिए। और सोमा भी अपने स्क्विड के डिश को निकाल लेता है, जो कि बहुत ही वाहियात होता है। अब इसी तरीके से मजा करते हुए सारी रात यहाँ पर बीत जाती है। अब रात में सबके सो जाने के बाद इचकी कहता है कि वो हमारे लिए एक स्पेशल डिश को बनाना चाहता है और वो हमारे लिए मैक्रो पैन फ्राई को लेकर आता है, और इसे खाकर इतना डिलीशियस लगता है कि जैसे मानो हम किसी दूसरे दुनिया में आ चुके हैं। और तभी इचकी कहता है कि वो तोत्सुगी के टॉप 10 में से नंबर 7 पर आता है, और उस टाइम पर उसने हमारे भाषण को सुना था, जिस वजह से वो हमारे खाने को एक बार ट्राई करना चाहता है। अब हम सातोशी के डिश को एक और बार ट्राई करते हैं और उसने यहाँ पर कैबेज और फिश को मिक्स किया है, जिसका मतलब है कि सातोशी के पास भी जरूर कोई फैमिली बिजनेस है, क्योंकि नॉर्मल रेस्टोरेंट में ऐसे टेक्निक नहीं सिखाए जाते हैं। लेकिन अब बारी आती है हमारा खाना बनाने का, और हम भी मैक्रो फिश का यूज करने वाले हैं। ऑयल को गर्म करके फिश को अच्छे से फ्राई कर लेते हैं, और इतने में हमारे पार्टनर्स के भी नींद टूट जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि सातोशी और सोमा के बीच में फूड बैटल चल रहा है। जिसके बाद हम सारे चीजों को मिलाकर मैक्रो ओनिगिरी को तैयार कर लेते हैं। अब हमने सभी के लिए खाने को बनाया है, जिस वजह से हर कोई इसे ट्राई कर सकता है। ये मैक्रो बाहर से क्रंची और अंदर से जूसी होता है, और सब लोग सोचते हैं कि सिर्फ फिश को बॉईल करके ऐसा कैसे बनाया जा सकता है। तभी सातोशी कहता है कि इसे पोले मेथड कहा जाता है, जहाँ पर फ्राई करने के साथ साथ फिश के ऊपर ऑयल को डाला जाता है। लेकिन सोमा को भी पता नहीं था कि इसे पोले मेथड कहा जाता है, उसे तो बस उसके डैड ने इस तरीके से खाना बनाना सिखाया है, और सीवीड के मिलाने की वजह से ये फिश इतना जूसी हो पाया है। अब ये मैक्रो सभी को बहुत ही पसंद आता है, और ऐसा लगता है कि गर्मियों के दिनों में वो लोग समुद्र किनारे बैठे हुए हैं और उनके आसपास कई सारी हरियाली खिलने लगती है, जिस वजह से उन दोनों को ही यहाँ पर ड्रॉ कर दिया जाता है। अब सुबह सबके चले जाने के बाद सोमा पूछता है कि वो किस तरीके से काउंसिल टॉप 10 में जा सकता है, लेकिन इचकी पूछता है कि तुम सभी को बीट करना क्यों चाहते हो। सोमा कहता है कि वो यहाँ पर अपने काबिलियत को प्रूफ करने के लिए आया है, और अगर वो नंबर 1 पे आ जाता है तो उसके डैड समझ जाएंगे कि वो कितना अच्छा शेफ है। अब इसे सुनकर इचकी बहुत ही खुश हो जाता है और कहता है कि ऐसे स्कूल में तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स की ही जरूरत है, लेकिन ये सीक्रेट वो हमें अगले दिन बताने वाला है। लेकिन मन में इचकी कहता है कि तुम्हें इसका जवाब जल्दी ही पता चल जाएगा। अब अगले दिन ज़ेनजी बहुत ही परेशान होता है क्योंकि किसी ने भी उसके रूम को साफ नहीं किया है, और तभी सोमा कहता है कि वो नंबर 7 के स्पॉट के लिए बैटल करने के लिए तैयार हो चुका है, लेकिन कोई भी उसके बातों को सीरियसली नहीं लेता है। लेकिन इचकी कहता है कि शायद तुम्हें यहाँ का रूल्स पता नहीं है, तुम्हें किसी को भी चैलेंज करने के लिए फूड वॉर्स को अनाउंस करना पड़ता है, और चैलेंज करने के लिए तुम्हें सेम प्राइस के किसी चीज को दाव पे लगाना पड़ता है। लेकिन सोमा के पास कुछ भी नहीं है दाव पे लगाने के लिए। लेकिन इसके अलावा भी 3 स्पेशल रूल्स है। पहला, दोनों शेफ को कंपटीशन के लिए राजी होना पड़ता है, साथ ही में जजेस को भी अरेंज करना पड़ता है, और ऑफिशियल्स का भी परमिशन लेना पड़ता है, जिसके बाद वो दोनों आपस में कर सकते हैं फूड वॉर। अब यहाँ पर ऑलरेडी एक फूड वॉर चल रहा होता है, और कई सारे बच्चे चीयर अप करने के लिए होते हैं, और यहाँ पर एरिना का सामना करने के लिए कियोशी गोडाबायाशी होता है। उन लोगों का एक सुमो रेसलिंग का ग्रुप है, जहाँ पर एरिना कंस्ट्रक्शन का काम करना चाहती है। अब अगर एरिना जीत जाती है तो कंस्ट्रक्शन चालू रहेगा, और अगर कियोशी जीत जाता है तो उनके ग्रुप को और भी बड़ा कर दिया जाएगा। और फूड वॉर्स के बाद एरिना यहाँ पर जीत जाती है, और जब एरिना कियोशी के खाने को टेस्ट करती है उसे ऐसा लगता है कि वो किसी बीच में वाटर डाइविंग के लिए आई हुई है। लेकिन उसके सामने से कई
सारे हिप्पोस जाने लगते हैं और कहती है कि कियोशी ने गलत सब्जियों को चूज किया है और इसे 5 सेकंड तक ज्यादा पका दिया है, जिस वजह से ये इतना बेकार लग रहा है। लेकिन कियोशी कहता है कि मेरा खाना इसके खाने से तो बेकार हो ही नहीं सकता, लेकिन इसे खाकर ऐसा फील होता है कि किसी सुमो रेसलर ने उसके मुंह पे चांटा मार दिया है और वो जितना ही कोशिश कर ले उसका ओपोनेंट उसे हराता ही जाता है, जिस वजह से कियोशी अपने हार को स्वीकार कर लेता है और उसी के आंखों के सामने उसके रेसलिंग ग्रुप को पूरी तरीके से तबाह कर दिया जाता है। अब एरिना बहुत ही परेशान होती है क्योंकि ऐसे लूजर्स के साथ फाइट करके वो बहुत ही परेशान हो चुकी है। लेकिन तभी उसके सामने मीट मास्टर पहुंच जाती है और कहती है कि आपको चिंता करने की क्या जरूरत है, आपके अगले मैच में मैं आपकी तरफ से लड़ देती हूँ। दूसरी तरफ सातोशी सोचता है कि इसने पहली बारी में मेरे साथ ड्रॉ कर लिया है, इस बंदे के अंदर कुछ तो खास बात है। लेकिन इबुसाकी आकर कहता है कि हर किसी को पता है कि वो तुम्हारा बेस्ट खाना नहीं था, लेकिन वो देखना चाहता है कि सोमा फ्यूचर में किस किस के साथ बैटल कर सकता है। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि फूड बनाने के स्पेशल सामानों को हमें खुद ही लाना पड़ता है। जैसे यूकी के पास खुद का चिकन फार्म है, रियो को ज्यादातर राइस फूड को बनाती है जिस वजह से उसके पास एक स्टोर है, और इबुसाकी स्मोक के डिशेस को बनाने के लिए खुद ही पेड़ों को काटता है। और फाइनली एक बहुत बड़ा खेत जो कि असल में सातोशी का है। अब सातोशी सवेरे में ही अपने काम को स्टार्ट कर देता है और उसके काम में हेल्प करने के लिए मेगुमी भी मौजूद होती है। और एक टमाटर को ट्राई करने के बाद सोमा को ये खेत बहुत ही बढ़िया लगने लगता है, जिसके बाद सभी लोग मिलकर सातोशी के फार्म में मदद करने लगते हैं। और इसी के बीच हमारा ब्रेक टाइम आ जाता है और मेगुमी ने हमारे लिए ओनिगिरी बनाया है। ये ओनिगिरी सभी को बहुत ही पसंद आते हैं और मेगुमी कहती है कि उसने पोर्क बेली को बॉईल करके हनी के साथ मिलाकर इसे बनाया है और ग्रीन टी भी बनाकर लाई है जो कि सभी को पसंद आता है। और सब लोग सोचते हैं कि मेगुमी क्लास के बीच में ऐसे खाने को क्यों नहीं बना पाती है, और मेगुमी कहती है कि इतने सारे लोगों के सामने वो असल में कंफ्यूज हो जाती है। और तभी हमें पता चलता है कि इस एकेडमी में रिसर्च सोसाइटी भी मौजूद है जहाँ पर हम किसी भी खाने के ऊपर रिसर्च कर सकते हैं और इसकी मदद से हम कुकिंग कॉन्टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अब यहाँ पर कई सारे अलग अलग सोसाइटी मौजूद होते हैं और हम कंफ्यूज होते हैं कि किसमें हमें ज्वाइन करना चाहिए। और तभी हम राइस बॉल सोसाइटी में पहुँच जाते हैं, लेकिन यहाँ का लीडर खुद ही डिप्रेशन में होता है। सोमा यहाँ के रेसिपी बुक को पढ़ने लगता है जो कि उसे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगता है और सोचता है कि सोसाइटी को बंद क्यों किया जा रहा है। लेकिन तभी लीडर कहते हैं कि राइस बॉल कोई मजाक नहीं है, ये एक ऐसा खाना है जिसे कम टाइम में बहुत ही स्वादिष्ट बनाया जाता है, लेकिन सिर्फ एक लड़की की वजह से उन्हें इस पूरे सोसाइटी को बंद करना पड़ रहा है। और वो लड़की है एरिना नाकारी, और अभी सोसाइटी को बचाने का उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है, उन्हें एरिना को फूड वॉर के लिए चैलेंज करना पड़ेगा। लेकिन तभी इकोमी मीटो कई सारे लोगों के साथ यहाँ पर पहुँच जाती है और लीडर के पास जाकर कहती है कि तुम लोग थर्ड क्लास खाना बनाते हो तो तुम्हारे सोसाइटी का यहाँ पर कोई भी जरूरत नहीं है, और वो लीडर के हेयर को काट देती है। और तभी हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम है इकोमी मीटो जो कि मीट मास्टर के नाम से पॉपुलर है। ये हमेशा हाई क्वालिटी मीट से ही खाना बनाती है जिस वजह से हर स्टेप में से ए रैंक मिला है। लेकिन तभी सोमा आकर कहता है कि राइस बॉल सोसाइटी की तरफ से वो आगे लड़ना चाहता है। और तभी इकोमी कहती है कि तुम तो वही लड़के हो ना जिसने असेंबली में फ्री का भाषण दिया था, और तुम्हें तो निकालने में मुझे बहुत ही मजा आएगा। लेकिन सोमा कहता है कि अगर तुम इस बैटल को हार जाते हो तो तुम्हें इस राइस बॉल ग्रुप में ज्वाइन होना पड़ेगा। इकोमी बताती है कि इस वॉर में हमें राइस बॉल और मीट को मिलाकर कुछ डिश को बनाना पड़ेगा और डेट हमें जल्दी ही बता दिया जाएगा। और जाते वक्त इकोमी सोचती है कि इस कीड़े को उसका जगह सिखाना पड़ेगा। अब अगले दिन लीडर कहते हैं कि हमें इस वॉर के लिए 2 दिनों का टाइम दिया गया है, और इससे पहले हमें इकोमी के सीक्रेट वेपन के बारे में जान लेना चाहिए। मीट कितना डिलीशियस होता है इसके लिए ए से लेकर सी तक रैंक किया जाता है, और इसमें कितने फ्लेवर्स होंगे उनके लिए 1 से लेकर 5 तक रैंक किया जाता है। और A5 मीट इन सब में से सबसे टॉप का मीट माना जाता है, लेकिन इन्हें बनाने के लिए एक बहुत बड़े कंपनी की जरूरत होती है। और मीको के डैड ऐसे ही एक कंपनी के मालिक हैं, लेकिन वो लोग इस मीट को खरीद नहीं सकते हैं क्योंकि ये चीज उनके औकात के बाहर है। जिस पर सोमा कहता है कि मीट से कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्क इससे पड़ता है कि कौन उस मीट से खाना बना रहा है। जिसके बाद सोमा अपने बैंक से कुछ पैसों को निकाल लेता है जो कि बहुत ही कम होता है। अब हम
जल्दी ही एक खाने को बना लेते हैं। ये खाना बहुत ही टेस्टी तो होता है, लेकिन जीतने के लिए इससे भी टेस्टी खाना चाहिए होगा। जिसके बाद हम अलग अलग टाइप के खाने को बनाने लगते हैं और लीडर इन्हें ट्राई करके इनमें से गलतियों को निकालने लगते हैं। लेकिन इन सारी चीजों को ट्राई करने के बावजूद हमें अपना बेस्ट डिश नहीं मिल पाया है, जिस वजह से सोमा बहुत ही परेशान होता है। लेकिन तभी हमें एक आइडिया आ जाता है जिससे शायद हमारा काम बन सकता है। पहले हम प्याज को फ्राई करके कट लगाए हुए मीट के ऊपर सॉल्ट को मिलाकर अनियन से ढक देते हैं और इसे हैमर से अच्छे तरीके से मार के फ्राई कर लेते हैं और राइस के साथ चिकन और अनियन को सर्व कर देते हैं। असल में फ्योडोर चालियापानी जब जापान में आए थे, उनके दांत में दर्द हो गया था, जिस वजह से उनके लिए मीट को प्याज के साथ और भी डीपली टेंडर किया गया था। और सोमा ने भी यहाँ पर सेम टेक्निक को यूज किया है और इस स्वादिष्ट डिश को खाकर हम समझ जाते हैं कि ये वही डिश है जो कि हमें चाहिए था। दूसरी तरफ इकोमी एरिना के पास जाकर कहती है कि उसने कुरोगे वैग्यू को चूज किया है अपने डिश को बनाने के लिए और इसमें वो A5 के भी ऊपर के रैंक के मीट को यूज करने वाला है। अब हमारे इस वॉर की बात पूरे एकेडमी में फैल जाती है, जिस वजह से सारे बच्चे हमारे बैटल को देखने के लिए आ जाते हैं और इतने सारे स्टूडेंट्स को देखकर फिर से मेगुमी का दिमाग पगला जाता है और हमें शांति से खेलने के लिए कहती है। लेकिन हमने अपने सॉस पे थोड़े बहुत चेंजेस करके इसे और भी बेटर कर लिया है, जिस वजह से हमें खुद पे बहुत ही भरोसा है। अब हमारे अनाउंसर का नाम है उरारा कावाशिमा और सारे लड़के कावाशिमा का बहुत ही बड़े फैन है। तो हमारी पहली पार्टिसिपेंट है इकोमी मीटो और उसका सामना करने वाला है सोमा युकिहिरा। लेकिन सोमा के नाम को सुनने के साथ ही सारे बच्चे एकदम से गुस्से में आ जाते हैं और तभी लीडर को याद आने लगते हैं कि जब उनके टाइम में बैटल हुआ करता था, उस टाइम पर ये जगह पूरी तरीके से खाली हुआ करता था। लेकिन हमने बहुत सी बेकार की बातों को कर लिया है और अब टाइम आता है फूड वॉर को स्टार्ट करने का। और तभी हमें पता चलता है कि एरिना नाकारी हमारे इस बैटल को देखने के लिए आई है और सब लोग इसे देखकर शौक होती है, क्योंकि एरिना किसी के भी बैटल को देखने के लिए नहीं आती है। और तभी इकोमी कहती है, ये देखो, ये है A5 का मीट जिसे तुमने कभी भी नहीं देखा होगा। और तभी इकोमी अपने फुल पावर का यूज करके इस मीट को काटने लगती है और इसके एक बड़े से चंक को निकाल लेती है और सब लोग इसे देखकर शौक होते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने लाइफ में इतने सुंदर मीट को कभी भी नहीं देखा था। और तभी इकोमी पोले मेथड का यूज करके इस मीट को फ्राई करने लगती है, जिसके बाद वो इसे ओवन में डाल देती है ताकि ये और भी जूसी बन जाए। लेकिन इसकी स्मेल से मानो सभी को नशा होने लगता है। दूसरी तरफ सोमा ने अपने डिश को बनाने के लिए 50% ऑफ में मीट को खरीदा है, जिसे देखकर सारी बच्चे स्टेज की तरफ अपने सामानों को फेंकने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हें तो अभी ही इस बैटल से निकल जाना चाहिए। दूसरी तरफ इकोमी का मीट यहाँ पर तैयार हो जाती है और वो यहाँ पर साइलेंट मेलोडी टेक्निक का यूज करके इस मीट को यहाँ पर काटने लगती है। और तभी वो सोमा से कहती है कि तुम्हारा खाना यहाँ पर बन भी पाएगा या फिर घर जाने का प्लान बना लिया है। दूसरी तरफ सोमा अपने पूरे तेजी से प्याज को काट रहा होता है और उन्हें फ्राई कर लेता है और कहता है कि मेरा डिश तो परफेक्ट होने वाला है और तुम्हें यहाँ पर खड़ा होने का भी मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तभी इस खाने के स्मेल की वजह से इकोमी को ऐसा लगता है कि खाना उसे अपनी तरफ खींच रहा है। लेकिन इन्हीं सारे चीजों के साथ हमारा टाइम यहाँ पर खत्म हो जाता है। अब पहली बारी आती है इकोमी की, जिसने A5 वैग्यू राइस को बनाया है और इसका डिजाइन सभी को बहुत ही पसंद आता है और टेस्ट करके देखते हैं कि ये बहुत ही जूसी बना हुआ है और सब लोगों को अंदाजा लग चुका है कि इस वॉर को कौन जीतने वाला है। जिसके बाद सोमा अपने डिश को लेकर पहुंच जाता है और वो लोग इसके बारे में सोचकर हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ये लूजर लड़का यहाँ पर क्या ही खाना बना लेगा। लेकिन एक बाइट को लेने के बाद वो सब लोग इसे खाने से अपने आप को रोक नहीं पाते हैं और सारे जजेस इस खाने का एक के बाद एक तारीफ करते ही जाते हैं और कहते हैं कि इसमें जिस सॉस को मिलाया गया है उसकी वजह से ये इतना टेस्टी लग रहा है। सोमा कहता है कि सॉस को बनाने के लिए उसने राइस और पिकल को एक साथ मिक्स किया है, जिस वजह से इसका टेस्ट इतना नया लग रहा है। लेकिन इसी के बीच में उनका खाना यहाँ पर खत्म हो जाता है और वो लोग और भी खाने को मांगने लगते हैं, जिसे सुनकर इकोमी शॉक हो जाती है क्योंकि वो देखती है कि जजेस ने उसके खाने को अभी भी पूरा नहीं खाया है। और सोमा कहता है कि उसने मीट
इको के खाने के अंदर पहले ही एक कमी को ढूंढ लिया था। उसको पता था कि इकोमी यहाँ पर A5 के रैंक के मीट को यूज करने वाली है, जिसे ऑलरेडी कई बार प्रोसेस किया जा चुका होता है, जिस वजह से वो चाहकर भी इसे अच्छे तरीके से राइस के साथ मिक्स नहीं कर सकती है और इसी वजह से जजेस ने उसके राइस को खत्म नहीं किया है। और तभी हम इकोमी को भी थोड़ा सा राइस चखने के लिए देते हैं और इसके एक बाइट को लेने के साथ ही इकोमी भी इसे खाने से अपने आप को रोक नहीं पाती है, जिस वजह से उसे अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है जब उसके मॉम ने उसे एक बेयर गिफ्ट दिया था, लेकिन उसके डैड ने कहा था कि हमारे घर में इन सारी चीजों को लाया नहीं जा सकता है। और इन सारी चीजों को याद करके इकोमी यहाँ पर रोने लगती है, जिसके बाद सोमा को यहाँ का विनर घोषित कर दिया जाता है, जिसे देख एरिना यहाँ से जाने लगती है और सब लोग इसे देखकर शॉक होते हैं कि एक लूजर लड़का मीट मास्टर को कैसे हरा सकता है। और इसके बाद इकोमी भी यहाँ से भाग जाती है और तभी लीडर कहते हैं कि तुमने अकेले ही पूरे बॉल क्लब को बचा लिया है, जिस वजह से आज से तुम्हें इस क्लब का लीडर बनाया जाता है। अब अगले दिन इकोमी हमारे क्लब में ज्वाइन करने वाली है, लेकिन जाने से पहले वो बहुत ही शर्मा रही होती है, लेकिन किसी तरीके से आकर सोमा के बारे में पूछने लगती है। लेकिन लीडर कहते हैं कि जब उन्होंने सोमा को यहाँ पर लीडर बनने के लिए कहा था, तब सोमा कहता है कि वो तो बस इस ग्रुप में घूमने के लिए आया था और वो तो इस ग्रुप का मेंबर भी नहीं बनना चाहता है। अब अगले दिन हमें पता चलता है कि हमारा एक नया ट्रेनिंग कैंप स्टार्ट होने वाला है, लेकिन इस कैंप को लेकर सारे लोग पैनिक कर रहे होते हैं। अब पिछले साल सातोशी इस कैंप में गया था, जिस वजह से सब लोग उसे उसका एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं, लेकिन सातोशी बताता है कि ये कोई नॉर्मल ट्रेनिंग कैंप नहीं होने वाला है। पिछले साल उनके कैंप के दौरान आधे स्टूडेंट्स को वहीं से निकाल दिया गया था, जिसे सुनकर मेगुमी यहाँ पर बेहोश हो जाती है। लेकिन इसके बाद वो सब लोग प्लान करते हैं कि अगर वो लोग अपने ट्रेनिंग को अच्छे से कर लेते हैं तो उन्हें यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है और वो लोग आराम से इस कैंप को बीट कर लेंगे। और हमें पता चलता है कि एरिना भी इस कैंप में ज्वाइन करने वाली है, जिसके बाद हम देखते हैं कि सारे स्टूडेंट अपने कैंप की तैयारी करने लगते हैं और फाइनली वो दिन आ जाता है जब हम लोग यहाँ से निकलने वाले हैं और हमारे लिए यहाँ पर कई 100 बसों का इंतजाम किया गया है और हमारे लिए एक 5 स्टार होटल को भी बुक किया गया है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि इसके आसपास जितने भी होटल्स मौजूद है वो सभी टोच की एकेडमी का हिस्सा है, जिसके बाद हॉल के अंदर सारे बच्चों को बुलाया जाता है। अब यहाँ पर सारे बच्चे बहुत ही घबराए हुए होते हैं, लेकिन सोमा को किसी भी चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और वो इकोमी से बात करने लगता है, लेकिन इकोमी उसे अपना ध्यान रखने के लिए कहती है क्योंकि यहाँ पर कोई भी सोमा को पसंद नहीं करता है। लेकिन तभी चैपल लाकर कहते हैं कि ये कैंप 6 दिनों का होने वाला है और 6 दिन हमें अलग अलग टेस्ट देना पड़ेगा और यहाँ पर हमारे कुकिंग स्किल और स्टेमिना को एक साथ देखा जाएगा, जिसके बाद हमारे जजेस को यहाँ पर बुलाया जाता है और ये वही स्टूडेंट होते हैं जिन्होंने टोच की एकेडमी से ग्रेजुएशन किया है। लेकिन कोजीरो शिनोयामा यहाँ पर आने के साथ ही एक बच्चे को यहाँ से निकल जाने के लिए कहते हैं क्योंकि उसने अपने हेयर में जेल का यूज किया है, जिससे खाने का टेस्ट बिगड़ जाता है। लेकिन तभी हिनाको इनुई मेगुमी के हाथ को पकड़ लेती है और कहती है कि तुम तो कितने प्यारे हो, मुझे तुम्हें खाने का मन कर रहा है। लेकिन तभी डोनाटो गोटोटा भी मेगुमी के हाथ को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि तुमने तो बिल्कुल सही कहा है। अब यहाँ पर हितोशी शिकिमोरी और फूमियो मिजुहारा मौजूद होते हैं, जिन्हें देखकर सारे स्टूडेंट्स एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि ये दोनों बहुत ही पॉपुलर हैं। और ये है जिन डोजिमा जिसने इस एकेडमी में हाईएस्ट स्कोर किया था और ये भी बहुत ही पॉपुलर है। और तभी डोजिमा कहते हैं कि यहाँ पर जितने भी जजेस मौजूद है वो सभी खुद का बिजनेस को रन करते हैं और वो लोग हमें यहाँ पर अपने वर्करों की तरह काम करवाने वाले हैं और कोई भी जज किसी भी स्टूडेंट को किसी भी टाइम पर यहाँ से निकाल सकता है। लेकिन डोजिमा के बातों को सुनने के बाद सारे बच्चे मोटिवेटेड हो जाते हैं और कहते हैं कि इस बार के मैच को तो उन्हें फाड़ के रख देना है। हाँ, फाड़ा तो जाएगा, लेकिन किस चीज को फाड़ा जाता है वो तो हमें फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अब पहले टेस्ट में फिर से मेगुमी को हमारा पार्टनर बनाया जाता है और हिनाको इनुई इस टाइम पर हमारा टेस्ट लेने वाली है। लेकिन तभी हमारे पास ताकुमी अल्डेनी पहुंच जाता है
और हमारे पैरों को अपने पैरों से मसलने लगता है और कहता है कि मैंने तुम्हें देखने के साथ ही अपना दुश्मन बना लिया था और मौका मिलने के साथ ही मैंने तुम्हें बीट करने का सोच लिया था, लेकिन सोचा नहीं था कि ये मौका इतनी जल्दी आ जाएगा। लेकिन तभी इनुई कहती है कि खाना बनाने के सामान और मसालों को हमें दिया गया है, लेकिन सामानों को ढूंढने के लिए बैरियर से भरे इस पूरे जगह को हमें दिया गया है। अब हमें यहाँ के सामानों को कलेक्ट करना पड़ेगा और फिशिंग के सेट को हमें फ्री में दिया गया है, जिसे सुनकर सारे बच्चे पैनिक करने लगते हैं और जल्दी से फिशिंग करने का सोचते हैं। लेकिन तभी टाकुमी आकर खाने के बैटल के लिए हमें चैलेंज कर देता है और कहता है कि वो हमसे बेटर खाना बनाने वाला है और इसके लिए वो इनुई को हमारा जज बनने के लिए कहती है। लेकिन इनुई कहती है कि ऐसे बेकार के कामों को मैं नहीं करती, जिसे सुनकर सारे लोग यहाँ पर हंसने लगते हैं। लेकिन इसके बावजूद टाकुमी इस बैटल को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। अब ये जगह इतना बड़ा होने के बावजूद क्योंकि उन्हें फिशिंग किट दिया गया है, इसलिए हर एक बच्चा यहाँ पर फिशिंग करने लगता है। दूसरी तरफ सोमा सोचता है कि अगर हर एक बच्चे को फिश से ही खाना बनाना है तो उन्हें इस स्पेशल जगह को देने का मतलब क्या है। लेकिन तभी हमारी मुलाकात टाकुमी से हो जाती है और वो यहाँ पर डक को बनाने वाला है और कहता है कि तुम लोगों का दिमाग इतना छोटा है कि तुम लोग फिश के बाहर कुछ सोच ही नहीं सके, जबकि वहाँ पर फिश डक के साथ साथ रैबिट और चिकन भी मौजूद था। अब वो एक बड़े सा ब्लेड का यूज करके डक के पीसेस को काटने लगते हैं और टाकुमी भी अपने काम में एक सेकेंड का भी टाइम वेस्ट नहीं करता है। और तभी टाकुमी और एल्डेनी अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देते हैं और कहते हैं कि वो लोग हमसे अलग नहीं है, उनके डैड का भी एक फैमिली रेस्टोरेंट का बिजनेस है जहाँ पर वो दोनों बचपन से काम करते आ रहे हैं। और जब उसे हमारे बिजनेस का पता चला था उसी पल उसने हमारे बिजनेस को तबाह करने का प्लान बना लिया था और इन सारी चीजों को इनुई भी यहाँ पर नोटिस कर रही होती है। और तभी टाकुमी यहाँ पर मेजालुना को निकाल लेता है, जिससे उसका भाई मीट को क्रश करने लगता है और वो भी इसकी मदद से एक सॉस को बनाने लगता है और इसी के साथ उनका खाना यहाँ पर तैयार हो जाता है। लेकिन इसे देखकर सब लोग शॉक हो जाते हैं कि इतनी जल्दी कोई खाना कैसे बना सकता है। अब इस डक का मीट बहुत ही रिच होता है और इस सॉस के साथ मिलाने के बाद ये और भी क्लासिक बन जाता है और ऐसा फील होता है जैसे मानो वो किसी म्यूजिशियन के गोद में बैठी हुई है। लेकिन इस सॉस को बनाने के लिए उन्होंने पोर्चलेटेली का यूज किया है, जो कि असल में एक इटालियन डिश है जिन्हें वो लोग यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इनुई बताते हैं कि इन्होंने सॉस को बनाने के लिए फिश का यूज किया है। अब इस सॉस को बनाने के लिए मिनिमम एक हफ्ते का टाइम तो लग ही जाता है, लेकिन इन्होंने इस वेपन का यूज करके इसे सिर्फ कुछ मिनटों में ही बना लिया है, जिसका मतलब है कि टाकुमी और इसामी को फुल मार्क्स के साथ यहाँ पर पास करवा दिया जाता है। अब हमें टाकुमी के पास को दिखाया जाता है जहाँ पर वो असल में एक मशहूर शेफ होता है और यहाँ की सारी लड़कियाँ टाकुमी को बहुत ही पसंद करती हैं। लेकिन एक दिन टाकुमी के डैड कहते हैं कि उन्हें टेस्ट देने के लिए एक एकेडमी में जाना पड़ेगा। लेकिन टाकुमी कहता है कि हम इस रेस्टोरेंट में पिछले 8 साल से काम कर रहे हैं और सभी को पता है कि हम लोग अपने काम में बेस्ट है, तो हमें किसी टेस्ट को देने का फायदा क्या है। लेकिन टाकुमी के डैड कहते हैं कि तुमने मुझे तो इस गेम में हरा दिया है, लेकिन तुम लोगों को कोई ऐसा ओपोनेंट चाहिए होगा जो तुम लोगों को हराने की काबिलियत रख सके। लेकिन इनुई को ये खाना इतना पसंद आता है कि वो टाकुमी से कहते हैं कि थोड़ी देर पहले तुम एक कंपटीशन की बात कर रहे थे, तो अगर मुझे इतना ही अच्छा खाने को मिल रहा है तो मैं इस कंपटीशन के लिए राजी हूँ। लेकिन जो भी यहाँ पर हारेगा उसे अपने ओपोनेंट के पैरों को पकड़कर हार मानना पड़ेगा। अब हम इस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन टाकुमी ने डक और उस स्पेशल सॉस का यूज करके यहाँ पर एक यूनिक डिश को बनाया था। लेकिन अगर हम हर किसी की तरह नॉर्मल फिश को बनाते हैं तो वो खाना यहाँ पर यूनिक नहीं बन पाएगा। और तभी हमें याद आता है कि टाकुमी ने कहा था कि यहाँ पर चिकन और रैबिट्स भी मौजूद है। और तभी हम इनुई के पास पहुँच जाते हैं और कहते हैं कि इस फेंस के अंदर जितने भी सामान मौजूद है उन सभी को हम खाने के लिए यूज कर सकते हैं ना, जिस वजह से हम इनुई के स्नैक्स को भी उनसे छीन लेते हैं और इसे टाकुमी को पकड़ा के यहाँ से जाने लगते हैं। जिसके बाद हम मेगुमी को जल्दी से एक हर्ब के लिस्ट को बना कर देते हैं जिसे उन्हें ढूंढना
पड़ेगा। जिसके बाद कुछ चिकन्स के साथ फाइट करते हुए हम यहाँ पर उनके एग्स को कलेक्ट कर लेते हैं। दूसरी तरफ जो हर्ब्स हमें चाहिए था मेगुमी ने उन्हें कलेक्ट कर लिया है और हम बता देते हैं कि हम असल में यहाँ पर एक फ्राइड डिश को बनाने वाले हैं। लेकिन मेगुमी यहाँ पर परेशान होती है क्योंकि इस डिश को बनाने के लिए ब्रेड या फिर कॉर्नफ्लावर का जरूरत होता है। दूसरी तरफ सारे बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं क्योंकि इतने सारे कोशिशों के बावजूद बस कुछ ही टीम को यहाँ पर पास किया गया है। जिस पर इनुई कहती है कि बार बार सेम ही चीज को खाकर वो बोर हो चुकी है और टाइम खत्म होने से पहले सब लोग अपने दूसरे ट्राई को भी कर सकते हैं। जिसे सुनकर सारे बच्चे फिर से यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन टाकुमी यहाँ पर बहुत ही परेशान होता है क्योंकि अगर हम यहाँ पर टाइम से नहीं आते हैं तो उससे हमें हराने का मौका नहीं मिलेगा। लेकिन तभी सोमा यहाँ पर पहुँच जाता है और अभी भी 15 मिनट बाकी है तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब मेगुमी सारे हर्ब्स को तैयार करने लगती है। दूसरी तरफ हम फिश को काट के एग में डुबाने के बाद क्रैकर्स को लकड़ियों से तोड़ने लगते हैं और फिश को क्रैकर के साथ मिक्स करने के बाद हमारा खाना यहाँ पर तैयार हो चुका है। अभी इस खाने को टेस्ट करके उन्हें बहुत ही क्रंची लगता है और उन्हें पता चल जाता है कि हमने एग में पेपर बर्ड्स को यूज करके सॉस को यहाँ पर बनाया है और साथ ही में सीजनिंग का यूज करने की वजह से इसका टेस्ट इतना यूनिक लग रहा है। जिसके बाद उन्हें ऐसा फील होता है कि वो असल में एक समुंदर की जल परी है जिसे एक जल परा आकर जकड़ लेता है। लेकिन इतने में सोमा और टाकुमी आपस में फाइट स्टार्ट कर देते हैं कि किसका खाना ज्यादा टेस्टी है। लेकिन इतने में इनुई हमें यहाँ पर पास करवा देती है और हमारा टेस्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। लेकिन कई सारे स्टूडेंट्स को उन्होंने फेल करवा दिया है। लेकिन टाइम आता है ये बताने का कि किसका खाना ज्यादा बढ़िया था। लेकिन तभी इनुई को इमरजेंसी कॉल आ जाता है और हमारे क्लास को जल्दी से खत्म करने को कहा जाता है। जिसके बाद वो बिना कुछ कहे ही यहाँ से जाने लगती है। जिसके बाद टाकुमी कहता है कि एक दिन वो हमें फूड वॉर के लिए चैलेंज करने वाला है, लेकिन इसके लिए वो हमें तैयार रहने के लिए कहता है। अब बस में टाकुमी सोचता है कि इस खाने को बनाने के लिए उसने अपने सारे टेक्निक्स का यूज कर लिया है और उसे पता था कि इनुई उसी के खाने को बेस्ट बोलने वाली है, लेकिन शायद उसका लक अच्छा नहीं था। अब सभी के साथ मिलने के बाद हमें पता चलता है कि हमारे सारे फ्रेंड्स ने इस लेवल को पार कर लिया है। लेकिन तभी यूकी कहती है कि ये तो असल में एक 5 स्टार रेस्टोरेंट है जिस वजह से हमें सारा दिन यहाँ पर आराम करने का मौका मिलेगा। लेकिन होटल में आने के बाद हमें यहाँ पर कुछ भारी भरकम लोगों को दिखाए जाते हैं और पता चलता है कि हमें असल में इनके लिए राइस और चिकन को बनाने का ऑर्डर दिया गया है और हर एक स्टूडेंट को 50 प्लेट खाने को बनाना पड़ेगा। जिसके बाद हमें खुद के खाने को बनाना पड़ेगा, जिसके बाद हम आराम कर सकते हैं। लेकिन इन सारे बातों को सुनकर सारे बच्चों का दिल यहाँ पर टूट जाता है। और हाँ, एक और पॉइंट है, 1 घंटे से पहले अगर हम इस खाने को बना नहीं पाते हैं तो हमें इस एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। जिसे सुनकर सारे बच्चे अपने फुल तेजी के साथ यहाँ पर खाने को बनाने लगते हैं। लेकिन जिनका खाना ठीक ठाक नहीं बनता है उन्हें दोबारा से बनाने का ऑर्डर दिया जाता है और हम देखते हैं कि कस्टमरों की भी कोई भी कमी यहाँ पर नहीं होती है। लेकिन जितने में टाकुमी 45 प्लेट्स को यहाँ पर कंप्लीट कर लेता है, इतने में सोमा ने अपने सारे प्लेट्स को कंप्लीट कर लिया है, जिस वजह से वो यहाँ से जाने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि एरिना नाकारी यहाँ पर नहा रही होती है और सोमा भी अपने मस्ती में उसी दिशा की तरफ जा रहा होता है। लेकिन अचानक से वो दोनों आपस में टकरा जाते हैं। अब एरिना यहाँ पर बहुत ही घबरा जाती है क्योंकि असल में वो बाथरूम में गाना गा रही थी और सोचती है कि पाइनएप्पल की शक्ल ने मेरे गाने को सुन तो नहीं लिया है ना। लेकिन सोमा कहता है कि उसने एरिना के गाने को सुन लिया है और वो उसे अपने साथ कार्ड खेलने के लिए बुलाता है। लेकिन एरिना कहती है कि वो हमेशा काम पे फोकस करती है और ऐसे बेकार के चीजों के लिए उसके पास टाइम नहीं है। लेकिन तभी यहाँ पर हिसा को पहुँच जाती है और पूछती है कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर एरिना थोड़ी सी परेशान हो जाती है और कुछ भी कहने से मना करती है। जिसके बाद सोमा यहाँ से जाने लगता है और कहता है कि मैं जानबूझकर थोड़ी ना एरिना के ऊपर चढ़ा था। लेकिन इसे सुनकर हिसा को शॉक हो जाती है, लेकिन एरिना कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन इसके बाद
बात में जाने के बाद हम देखते हैं कि जिन डोजिमा यहीं पर मौजूद होते हैं और कांग्रेस करते हैं क्योंकि हमने 50 प्लेस को इतनी जल्दी कंप्लीट कर दिया है, और कहते हैं कि वो यहाँ पर कई सालों से आ रहे हैं लेकिन उनके नहाने से पहले कोई भी स्टूडेंट यहाँ पर नहीं आ पाता है। लेकिन पिछले साल टोचकी नंबर 7 उनके जाने से पहले यहाँ पर पहुँच गया था, जिसका मतलब है कि वो यहाँ पर सातोशी इचकी के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन तभी सोमा को याद आता है कि एरिना उससे भी पहले से यहाँ पर नहा रहा था, जिसका मतलब है कि उसने अपने 50 प्लेट्स को सोमा से भी जल्दी कंप्लीट कर लिया था। जिसके बाद डोजिमा एरिना के बारे में भी बताने लगते हैं। एरिना बचपन से ही किसी भी खाने को सिर्फ टेस्ट करके ही बता सकती थी कि इस खाने को कहाँ से लाया गया है, और अगर एरिना किसी भी खाने को अच्छा बोल देती थी तो उसे नेक्स्ट लेवल का खाना माना जाता था। लेकिन टोचकी एकेडमी एक ऐसी जगह है जहाँ पर टैलेंट की कोई कमी नहीं है और यहाँ पर एक से एक टैलेंटेड बच्चा दूसरों को हराने के लिए तैयार है। जिसके बाद हमारे हैंडशेक के दौरान टाकुमी यहाँ पर पहुँच जाता है और देख के शौक होता है कि डोजिमा के साथ हम इस तरीके से बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारी लड़कियाँ इतने बड़े एक पूल को मिलने की वजह से आपस में मजाक मस्ती करने लगते हैं, और रात में इतने सुंदर बेड को देखकर यूकी अपने गंदे हरकतों को बंद नहीं कर पाती है। लेकिन तभी सब लोग आकर कहते हैं कि आज तो वो सब लोग मिलकर पार्टी करने वाले हैं। लेकिन जेंजी का हालत एकदम खस्ता हो चुका है और थोड़ी देर के अंदर वो सब लोग यहाँ पर सो जाते हैं। लेकिन दूसरी ही तरफ सोमा अपने पार्टनर्स के साथ बहुत ही एनर्जेटिक फील कर रहा होता है, और तभी मेगुमी सोमा का शुक्रिया अदा कर लेती है और कहती है कि अगर तुम मेरे पार्टनर ना होते तो शायद मैं इतनी दूर तक ना आ पाती। अब अगले दिन हमारा टेस्ट कोजीरो शिनोयामा लेने वाले हैं, लेकिन इस टेस्ट को हमें ग्रुप में नहीं बल्कि अकेले में देना पड़ेगा, और हमें यहाँ पर सब्जियों का यूज करके टेरिन नाम के इस डिश को बनाना पड़ेगा, और इसके एग्जैक्ट रेसिपी को हमें ऑलरेडी दिया गया है। और कोजीरो बता देते हैं कि अगर कोई किसी का भी मदद करता है तो उन दोनों को ही यहाँ से निकाल दिया जाएगा। जिसके बाद सारे बच्चे सब्जियों को लेने के लिए आपस में हड़कंप मचाने लगते हैं। अब मेगुमी बहुत ही डरी हुई होती है लेकिन सब्जियों को चूज करने में अपने पूरे पावर को लगा देती है। लेकिन वो देखती है कि यहाँ पर जितने भी कॉलीफ्लावर्स मौजूद है वो सभी खराब हो चुके हैं, और अगर वो इन्हें यूज करती है तो उसका डिश यहाँ पर बेकार बन जाएगा। लेकिन वो किसी से मदद भी नहीं मांग सकती है, जिसका मतलब है कि उसे खुद ही कोई रास्ता निकालना पड़ेगा। लेकिन इतने में दो बच्चों को सिर्फ बात करने के लिए यहाँ से निकाल दिया जाता है, और हम देखते हैं कि जिन डोजिमा इन सारे चीजों को देख रहे होते हैं। जिसके बाद उन सभी के खाने को यहाँ पर टेस्ट किया जाता है और सोमा को एक ही टेस्ट में पास किया जाता है, लेकिन उसके अगले बच्चे को फेल किया जाता है। वो बच्चा कहता है कि अगर उसे एक और मौका मिलता है तो वो यहाँ पर पास हो जाएगा। लेकिन कोजीरो से याद दिलाते हैं कि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं है और सारे सब्जियां भी खराब हो चुकी है, तो वो चाहे तो अपना दूसरा ट्राई कर सकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं है। दूसरी तरफ मेगुमी भी फाइनली अपने डिश को कंप्लीट कर लेती है, लेकिन उसके खाने को टेस्ट करने के बाद उसे यहाँ पर फेल किया जाता है, और कहते हैं कि तुमने यहाँ पर एक बेकार के क्वालिटी के कॉलीफ्लावर को चूज किया है, लेकिन तुमने इसे खाने लायक बनाने के लिए इसे विनेगर के साथ बॉईल किया है। लेकिन विनेगर के यूज करने की वजह से उन्हें जो डिश यहाँ पर चाहिए था वो यहाँ पर नहीं बन पाया है। लेकिन तभी यहाँ पर सोमा कर पहुँच जाता है और कहता है कि हमारे सारे टेस्ट के स्टार्ट होने से पहले हमें बताया गया था कि हमें यहाँ पर आपके वर्करों की तरह रखा गया है, तो अगर यहाँ पर किसी सब्जी में प्रॉब्लम होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि शेफ में कोई गड़बड़ है, बल्कि ये तो हमारे मास्टर की गलती है। लेकिन कोजीरो कहते हैं कि उन्होंने जानबूझकर यहाँ पर कुछ बेकार के सब्जियों को रखा था ताकि उन्हें पता चल सके कि हमें सब्जियों को चूज करना आता भी है या नहीं। अब इसे सुनकर सोमा बहुत ही गुस्सा हो जाता है, लेकिन मेगुमी से चुप करने के लिए कहती है और कहती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन सोमा बहुत ही गुस्से में होता है, जिस वजह से वो अपने जज को ही फूड वॉर के लिए चैलेंज कर देता है। लेकिन कोजीरो याद दिलाते हैं कि फूड वॉर के लिए दोनों का ही परमिशन चाहिए होगा, लेकिन वो इन सारे बेकार के
कामों में अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर डोजिमा और इनुई पहुँच जाते हैं और इनुई कहते हैं कि मेगुमी ने यहाँ पर अच्छा खाना ही बनाया है, तुम्हें उसे फेल नहीं करना चाहिए। जिसके बाद डोजिमा भी कोजीरो को इस बैटल को करने के लिए राजी करवा लेता है। लेकिन कोजीरो कहते हैं कि अगर वो लोग यहाँ पर हार जाते हैं तो मेगुमी के साथ साथ सोमा को भी यहाँ से निकलना पड़ेगा। जिसके बाद मेगुमी बाहर आके रोने लगती है और कहती है कि तुमने तो इस बेकार के टेस्ट को पार कर लिया था, तो मेरे लिए इतने बड़े रिस्क को लेने के लिए तुम्हें किसने कहा था। जिस पर सोमा कहता है कि वो मेगुमी के साथ कुछ भी गलत होते हुए नहीं देख सकता। दूसरी तरफ सोमा और मेगुमी के यहाँ पर ना आने की वजह से उनके सारे फ्रेंड्स यहाँ पर परेशान होते हैं और सोचते हैं कि सोमा ने ही शायद यहाँ पर कुछ गड़बड़ किया होगा। जिसके बाद होटल के बेसमेंट में हमारे फूड वॉर को अनाउंस किया जाता है और यहाँ पर सारे ग्रेजुएट्स को भी लाया गया है हमारे जजेस बनने के लिए। लेकिन यहाँ पर एक और शर्त को लाया जाता है कि सोमा नहीं बल्कि मेगुमी को यहाँ पर खाना बनाना पड़ेगा। उन्हें 2 घंटे का टाइम दिया गया है और यहाँ के वेजिटेबल्स का यूज करके उन्हें खाने को बनाना है। अब सोमा इस बैटल को लड़ना चाहता था, लेकिन डोजिमा कहते हैं कि मेगुमी यहाँ पर फेल हुई है तो उसे ही अपने आप को यहाँ पर प्रूफ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ इनुई कह रही होती है कि कोजीरो को किसी भी लड़की से बात करना नहीं आता, जिस वजह से इसका कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। लेकिन मेगुमी का दिमाग यहाँ पर खराब हो चुका है, क्योंकि अगर वो इस बार फेल करती है तो उसके साथ साथ सोमा को भी यहाँ से निकाल दिया जाएगा, जो कि वो नहीं चाहती है। जिसके बाद डोजिमा कहते हैं कि अगर तुम मेगुमी का मदद करते हो तो तुम दोनों को ही यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। लेकिन तभी सोमा मेगुमी के हाथ पर मार देता है और कहता है कि तुमने जो उस टाइम पर ओनिगिरी को बनाया था वो मुझे बहुत ही पसंद आया था, और कहता है कि अच्छा खाने को बनाने के लिए तुम्हें पास के लोगों को देखना बंद करना चाहिए और अपना पूरा फोकस खुद के खाने पर लगाना चाहिए और तुम्हें उस खाने को बनाना चाहिए जिसे खाने में तुम्हें खुद मजा आता है। अब इस बात को सुनकर मेगुमी को अपने पास्ट के बारे में याद आने लगता है, जहाँ पर उसकी मॉम यहाँ पर खाना बना रही होती है और उसे भी ये खाना बहुत ही पसंद आता है और वो डिसाइड कर लेता है कि उसे क्या खाना बनाना चाहिए। दूसरी तरफ हमारे दोस्तों को हमारे इस मैच के बारे में पता चल चुका है, लेकिन वो लोग बहुत ही परेशान हो चुके हैं। दूसरी तरफ मेगुमी कहती है कि उन्हें यहाँ पर कई सारे चीजों को प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिस वजह से उन्हें टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। जिसके बाद मेगुमी अपने फुल पावर के साथ खाने को बनाने लगती है, लेकिन सोमा उसके पार्टनर होने के बावजूद मेगुमी के कुछ कहने से पहले ही वो सारी चीजों को तैयार करने लगता है। अब इन सारी चीजों को हमारे जजेस भी नोटिस कर पाते हैं और कहते हैं कि किसी भी स्टूडेंट से सोमा लाख गुना ज्यादा बेटर है। लेकिन हमारा टाइम अब खत्म हो चुका है और टाइम आता है कोजीरो के खाने को टेस्ट करने का। यहाँ पर कोजीरो ने सब्जियों और मीट का यूज करके सोफाक्स नाम के एक डिश को बनाया है, लेकिन इसे ट्राई करके वो लोग समझ जाते हैं कि ये कोई नॉर्मल सोफाक्स नहीं है। यहाँ के ब्रेड और मीट को बटर के साथ मिक्स करके स्टीम किया गया है और मशरूम, बीफ और अनियन को अलग से फ्राई किया गया है और फ्रेंच स्टाइल में मीट को स्लाइस करके इसके अंदर सारे चीजों को पैक किया गया है। और यहाँ पर नॉर्मल कैबेज नहीं बल्कि सोबाया कैबेज को यूज किया गया है, जो कि नॉर्मल से ज्यादा स्वीट होता है। लेकिन आखिरी में इसे प्लेट में डालने से पहले स्टीम किया गया है ताकि ये फ्लफी लग सके। और इन सब की वजह से ऐसा लगता है कि कोजीरो ने खाने में किसी मैजिक टेक्निक का यूज किया है। अब कोजीरो असल में इस एकेडमी से पास करने के बाद फ्रेंच में चला गया था और वहाँ पर अपने सब्जियों के अलग टैलेंट की वजह से उसे सब्जियों का महाराजा कहा जाने लगा था। अब इतने सारे मैजिक पावर की वजह से वो सभी जजेस मानो एक एक करके अपने सब्जियों के फॉर्म को एक्वायर करने लगते हैं किसी सुपर पावर की तरह। लेकिन डोजिमा को याद आता है कि कोजीरो अपने शॉप में ऐसे डिश को नहीं बेचता है, जिस पर कोजीरो कहते हैं कि अगर मैं अपने बेस्ट डिश को यहाँ पर बना लेता तो वो यहाँ पर नाइंसाफी हो जाता। लेकिन फाइनली टाइम आता है हमारे खाने को टेस्ट करवाने का, जिस वजह से मेगुमी बहुत ही परेशान होती है। जिस पर सोमा कहता है कि टेंशन मत करो
करो तुमने अपने बेस्ट खाने को बना लिया है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि मेगुमी ने यहाँ पर 5 वेजिटेबल्स के टेरिन को यहाँ पर बनाया है। और तब सभी को याद आता है कि कोजीरो ने अपने क्लास में भी टेरिन को ही बनाने के लिए कहा था। अब मेगुमी को हमेशा अपने खाने की वजह से हमेशा गलत चीजें ही सुनने को मिली है, लेकिन यहाँ के जजेस को मेगुमी का खाना बहुत ही पसंद आता है। अब मेगुमी ने इस ग्रीन सॉस को हर्ब और येलो को लेमन की मदद से बनाया है और दोनों सॉस की वजह से जजेस को 14 अलग अलग खाने का टेस्ट मिल रहा है। और मेगुमी ने यहाँ पर छोटे टमेटोज को यूज करने के साथ साथ इन्हें श्रिंक करने के लिए बेक भी किया है, जिसे नॉर्मली सूरज की रोशनी से किया जाता है। अब एक जज कहता है कि मेगुमी तो मानो स्नो की क्वीन है, लेकिन इनुई कहती है कि नहीं नहीं वो तो खुशी की देवी है। लेकिन तीसरा कहता है कि वो तो असल में हरियाली की देवी है। और वो सब लोग इस बात को लेकर आपस में झगड़ने लगते हैं। अब उन सारे जजेस को एक एक कॉइन दिया जाता है और मेगुमी और कोजीरो के सामने एक प्लेट को रखा गया है। तो जजेस को जिसका भी खाना पसंद आया है उसके प्लेट के सामने उन्हें कॉइन को रखना है, जिस वजह से मेगुमी इस एकेडमी में बिताए हुए अपने पलों को याद करने लगती है और प्रे करती है कि काश इस मैच के बाद उसे यहाँ पर रहने का मौका मिल जाए। लेकिन वो देखती है कि उन्हें यहाँ पर एक भी कॉइन नहीं मिला है। लेकिन तभी जिन डोजिमा मेगुमी को वोट कर देते हैं और वो कोजीरो को भी एक कॉइन देकर उसे वोट करने के लिए कहते हैं। अब हमें 10 साल पहले के सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर सब लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं और कोजीरो फ्रांस में एक टॉप क्लास के होटल को खोलना चाहता है। और फ्रांस में आकर 6 सालों तक मेहनत करने के बाद फाइनली वो अपने रेस्टोरेंट को भी खोल लेता है। लेकिन यहाँ के शेफ्स खुद से ही खाने के अंदर चेंजेस करने लगते हैं, जिस वजह से कोजीरो का बिजनेस यहाँ पर डूबने लगता है और कोई भी उसके रेस्टोरेंट में आना नहीं चाहता है। जिस वजह से कोजीरो अपने स्टाफ्स को निकाल देता है और बाकी शेफ्स को खाने में किसी भी तरीके के चेंजेस को करने से मना किया जाता है, जिस वजह से इस रेस्टोरेंट से वही टेस्ट आने लगता है जो हमें चाहिए था। और फाइनली कोजीरो को बेस्ट रेस्टोरेंट का अवार्ड भी मिल जाता है। लेकिन टॉप में होने की वजह से उसके आगे जाने का कोई भी रास्ता नहीं है। जिसके बाद डोजिमा कोजीरो को मेगुमी के खाने को टेस्ट करने के लिए कहते हैं। अब इसे खाकर कोजीरो को इसका टेस्ट उतना अच्छा नहीं लगता है। लेकिन तभी कोजीरो को अपने बचपन के दिनों याद आने लगते हैं, जहाँ पर कोजीरो की मॉम कहती है कि तुम बुरे बच्चे नहीं हो तो तुम्हें बुरे बच्चे बनने का नाटक भी नहीं करना चाहिए और तुम्हें अपने नए नए दोस्त बनाने चाहिए। और तभी फियोमी को याद आती है कि मेगुमी ने इसे स्पाइसी बनाने के लिए मिर्च का नहीं बल्कि हर्ब्स का यूज किया था और वो इसका रीजन पूछ लेती है। मेगुमी कहती है कि जजेस कुछ दिनों से ढेर सारे चीजों को ट्राई कर रहे हैं तो उनके पेट के खराब होने के चांसेस बहुत ही हाई है, तो हर्ब्स को मिलाने की वजह से उनका पेट यहाँ पर ठीक हो जाएगा। जिसे सुनकर सारे जजेस और भी इम्प्रेस हो जाते हैं और कोजीरो अपने कॉइन को मेगुमी को दे देता है और इनुई भी मेगुमी को वोट कर देती है, जिस वजह से ये मैच यहाँ पर ड्रॉ हो जाता है। जिसके बाद कोजीरो फाइनली मेगुमी को विनर घोषित कर देता है और मेगुमी इसे सुनकर खुशी से रोने लगती है। अब वहाँ से बाहर आकर मेगुमी और सोमा देखता है कि उन्हें अपने दोस्तों से कई सारे मिस कॉल आए हुए हैं, जिस वजह से मेगुमी जल्दी से यहाँ से जाने लगती है। लेकिन सोमा यहाँ पर बहुत ही गुस्सा होता है क्योंकि वो किसी के दया से नहीं बल्कि अपने टैलेंट से इस मैच को जीतना चाहता था। जिसके बाद रूम में आने के बाद सारे लोग बहुत ही परेशान होते हैं और दूसरी बार ऐसे किसी मैच में ज्वाइन करने से हमें मना कर देते हैं। तो गाइस इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहीं पर खत्म हो जाता है, लेकिन इसका पार्ट 2 तो और भी धमाल मचा देगा क्योंकि पार्ट 2 में हम अपने खुद का एक बिजनेस स्टार्ट करने वाले हैं और इकोमी मीटो इस बिजनेस में हमारा पार्टनर बनने वाली है। तो अगर आपको वो पार्ट देखना है तो इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। एम करते हैं 3000 लाइक्स का और सभी लोग सब्सक्राइब के बटन को भी दबा देते हैं तो इसका अगला पार्ट कुछ ही दिनों में आ जाएगा। लेकिन तब तक आप लोग इस सीरीज को भी देख सकते हो जो कि मेरा फेवरेट है।